ये आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे खराब ना हो। आप लोगों ने चिप्स खाया होगा, सब बच्चों ने चिप्स खाया होगा। चिप्स में क्या होता है, एक आप लोग जब जाते होंगे दुकान पे तो देखते होंगे एक चिप्स की पैकेट रहती है, पैकेट बड़ी सी रहती है ना, और लेकिन होता क्या है उसमें देखते होंगे एकदम थोड़ा सा चिप्स रहता है। क्यों रहता है, कई बच्चे गुस्सा होते हैं, बच्चों से ज्यादा तो गार्जियन गुस्सा होते हैं। मैंने देखा है गार्जियन गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं अरे यार इतनी बड़ी पैकेट में छोटा सा थोड़ा सा चिप्स रखा है, बाकी इतनी बड़ी पैकेट बना दिया है। वो पैकेट क्यों बनाया है, कभी उन लोगों को लगता है कि ये बड़ा दिखाने के लिए बनाया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन होता क्या है कि उसको जो मेन मोटिव होता है उसका, उसमें पैकेट बनाने का इतना बड़ा कि जिससे वो खराब ना हो। पैकेट में एक गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की खासियत होती है जब उसको किसी उसके जहां नाइट्रोजन गैस रहती है उसमें रखा हुआ वस्तु वो खराब नहीं होता है, ना तो सड़ता है ना तो गलता है। तो इसीलिए जो है तो पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये थोड़ा सा ये ज्यादा लिक्विड है, इसको थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं। यहां तक आप देखिए, ठीक, हाइड्रोजन। ठीक, यहां तक आप लोग देखिए बस। तो कौन कौन सी गैस इसमें है, आप लोग देख पा रहे हैं कौन कौन सी इसमें गैसें दे रही हैं, दिख रही हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट में, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वस्तु खराब ना हो। हाइड्रोजन की आइए अब और जो गैस है उनको देख लें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा सक्रिय गैस होती है और ये बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। आपको मालूम है हमारे यहाँ जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति में लगभग जो वो हाइड्रोजन का एक उल्का पिंड है, ठीक है, मतलब सॉरी उल्का पिंड नहीं कहते, मतलब हाइड्रोजन का एक गोला है वो। ठीक, उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है कि हम लोग लेते हैं, जो प्राणी जाति हैं, मानव जाति हैं, ये सब जितने हैं सब क्या होते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो पौधे होते हैं इसको उल्टा करते हैं, बिल्कुल वे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या काम होता है, ये मानव जो है इसको लेता है और जीवित रहता है। ठीक, हमारे जो और गैसों की क्षमता, इसका जो फार्मूला होता है ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी बता दिया, क्या क्या बताया मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंसान छोड़ता है और पौधे उसको ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं इससे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये हम समझेंगे वायु प्रदूषण होता क्या है। जब हम हमारे वायु में विद्यमान ऐसे ही प्रदूषित कण जैसे धूल, धुआं, कोहरा, कुहासा और भी चीजें जो सब जब शामिल हो जाते हैं किसमें, हवा में, वायु में, तो उसी को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ये बात आपने समझी ना, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। अब ये उसका मुख्य कारण क्या है, तो क्या होगा, पेड़ लगाना। पेड़ लगाएंगे तो स्वच्छ रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पेड़ जो होते हैं क्या होते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और इतना ही नहीं, जो धूल, धुआं, वो चीजें होती हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करते हैं, सोख लेते हैं। उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनमें जाकर के चिपक जाते हैं, तो हमको फिर वो सु देते हैं। और तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक, दूसरा देते हैं, वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं। बिल्कुल, जो हमारा जब क्या नाम, जब पेट्रोल डीजल जो बर्न होता है, क्या होता है, देखते हैं आप, धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है, बहुत ही खतरनाक गैस होती है एक प्रकार की जो निकलती है, तो वो इतनी खतरनाक होती है तो फिर वो नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा क्या, कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें भी बहुत ज्यादा मोनोऑक्साइड जैसे हो गया, ये सब चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। ये क्या होता है, हमारे वायु को पूरी तरह से प्रदूषित करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होता है। ठीक, सौर ऊर्जा का उपयोग, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम बताते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आज देख रहे हैं हमारी सरकार जो है घर घर सौर ऊर्जा लगाने के लिए लोगों को सब्सिडी दे रही है, ताकि घर घर पे जो है सौर ऊर्जा लगाया जाए। सौर ऊर्जा को जो है एक स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। स्वच्छ ऊर्जा क्यों माना जाता है, ना तो इससे धुआं निकलता है, ना तो कोई और तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या होता है, जो सनलाइट हमारी है इस पे एक प्लेट लगाई होती है,
उस पर जब पड़ती है उसको सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर देती है उसको आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग कहाँ हो रहा है? खाना बनाने में हो रहा है, बिजली चलाने में हो रहा है। अब यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेन, अब जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं ईवी गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं, उनमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, काफी अच्छी मात्रा में किया जा रहा है। जल चक्र क्या होता है? मैंने आपको समझाया था ना, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक, ये पूरी नदी है या तालाब है, यहाँ पानी है, ठीक। जब पानी होता है क्या होता है? पानी जब गर्म हवा इस पे गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? ये धीरे धीरे वाष्पित होता है, ऊपर उठता है, वाष्पीकरण का ऊपर उठता है, फिर जाकर ऊपर क्या होता है? संघनित हो जाता है। संघनित होने के बाद एक बादल बनाता है, बादल बनाने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होता है? फिर ये वर्षा का रूप जब काफी ज्यादा भारी मात्रा में संघनित हो जाता है, फिर ये वर्षा के रूप में नीचे फिर जमीन पर कहा आके तालाब में गिरता है। तो इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, ठीक। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहा तो आप सभी ने देखा होगा, खिड़कियों में लगा होता है, चारपाई में लगा होता है, तख्त में लगा होता है, हर जगह जहां बैठते होंगे वहां आपके आसपास भी लोहा होगा ना। तो कभी कभी देखते हैं लोहा वो एक भूरे रंग का, उस पर एक छोटा छोटा ऐसे डॉट सा बन जाता है, या फिर और ज्यादा मतलब कि काफी ज्यादा थोड़ा भद्दा लगने लगता है। तो क्यों लगता है? उसमें जंग लगता है। तो लगता क्यों है जंग? इसका रीजन क्या है? हमारे जो वायुमंडल में वायु है, वायु में विद्यमान नमी प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों का रिएक्शन होता है तो फिर लोहे पे वो दोनों का जो प्रभाव पड़ता है उससे जंग उस पर लगता है। तो क्या होता है? पहला क्या होता है? वायु में विद्यमान नमी, वायु लिख देते हैं हम, वायु में विद्यमान नमी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपका? O2, ठीक। ये होगा ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर जंग लगता है। समझ में आया ना? तो किससे होगा? पानी में डुबोना। तो क्वेश्चन क्या पूछा रहा? जंग बचाने के लिए क्या किया जाए? लोहे में वस्तुओं की जंग बचाने के लिए क्या किया जाए? अब बताओ। अब हर जगह तो ऑक्सीजन है, ये तो आप देख रहे हैं, नमी भी है ना नमी। तो क्या किया जाएगा इसी से बचाया जाए? तो होता क्या है? तो आप देखते होंगे कि उस पर एक वो कोडिंग की जाती है, किस चीज की? पेंट की। पेंट क्या होता है? वो वायु का जो होता है मतलब उस लोहे तक पहुंचने नहीं देता है। जब लोहे की पेंटिंग, लोहे पर पेंटिंग कर दिया जाता है तो क्या होता है? वो सेफ हो जाता है। उसका कनेक्शन जो होता है मतलब लोहे का और ऑक्सीजन का कनेक्शन, और उसमें नमी भी नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से जो है उसको उस पर जंग नहीं लगता है। तो क्या करेंगे उस पर पेंट या मतलब तेल लगाना। ये आपका ऑप्शन बी सी सही होता है। उन्हें पानी में डुबोना, पानी में ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपका हर जगह पाया जाता है। तो पानी में डुबोना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें धूप में रखना, धूप में भी अगर आप रख देंगे वहां भी एयर आपका पहुंच रहा है, उसके बाद उसमें जब जहां हवा है वहां ऑक्सीजन है, ये आप बात जानिए। तो फिर यहाँ तब भी ऑक्सीजन भी है। मान लो उस समय जब बहुत तेज धूप है, लेकिन उसमें तो मान लो धूप नहीं, नमी तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जैसे शाम होती है वो होती है, तो फिर उस समय जो होता है थोड़ा बहुत तो नमी होती है। धूप में भी आप देखते होंगे कभी थोड़ी थोड़ी हल्की सी नमी कहीं कहीं पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन तो रहता ही है। इस वजह से ये भी आपका नहीं होगा। भी उन्हें मिट्टी में दबाना, मिट्टी में बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन नमी दोनों पाता है, इसमें तो बहुत तेज जंग लगेगा। आप इस तरह खुले स्थान पे रख देंगे तो नहीं होगा, किसी टेबल पे या कहीं पर, लेकिन आप जमीन पर कभी रख के देखिए तो वहां क्या होता है? वहां बहुत तेज से जंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको जो जंग लगने का जो कारण है वो पूरा फुलफिल हो रहा है, वहां पर उस ऑक्सीजन भी पा रहा है और उसके बाद नमी भी पर्याप्त मात्रा मिल रही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा वर्षा के जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब वर्षा जल, आप इसमें बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो हर किसी को ये चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमको हमारा जो आने वाला भविष्य है, आगे जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी हम बचा के कोई चीज रखें, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी का दोहन कम से कम करना चाहिए। जितना कम पानी का दोहन करेंगे, अच्छे से आप जो है उसका उपयोग, जितना आपको जरूरत है उतना ही प्रयोग करिए। तो एक ये भी प्रक्रिया है कि जब बरसात होती है, आपकी छत पे पानी गिर रहा है, गड्ढों में पानी गिर रहा है हर जगह, तो क्या करता है? तो उसको हमें एक डैम, मतलब एक गड्ढा सा बड़ा सा बना लेना चाहिए। या और भी गांव में देखते हैं यहाँ सरकार क्या करती है, तालाब खुदवाती है। क्यों खुदवाती है? क्योंकि बरसात का पानी इससे संरक्षित हो सके।
और इसमें तो तालाब का जो पुराने तालाब थे उनका सुंदरीकरण करवा रही है। सुंदरीकरण मतलब उनको अच्छे साफ सफाई करवा रही है। तो क्यों करवा रही है? वो उसी बात का ध्यान दे रही है कि भविष्य में जो संकट ना हो जल का। तो क्या करेंगे हम उसको 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 मतलब इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे हम? वर्षा उसको मतलब उस प्रक्रिया है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? उस प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षा जल संचयन कहलाती है। जल प्रदूषण नहीं, जल में जब कोई ऐसा मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कोई कूड़ा कचरा हो, तो जल प्रदूषण हो। जल वाष्पीकरण, मैंने आपको कहा ना कि जब गर्म हवा से जल जो है जब गर्म होता है और ऊपर की तरफ उठता है उसको क्या कहते हैं? जल वाष्पीकरण कहते हैं। वर्षा का पानी जाने जो बरसात से होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये राज्य का 5वां प्रश्न कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब आप लोग बताइए कौन सा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? मैं आप लोगों को मैप दिखा दूं, आइए मैप दिखा देता हूं आप लोगों को। इंडिया का मैप दिखा दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका इंडिया का मैप। ये हमारा प्यारा सा भारत है। देखिए ऊपर हमारी वो मतलब देख रहे हैं, ऊपर लद्दाख हिमालय इधर है, और नीचे जो है कन्याकुमारी, इस तरफ जो अरुणाचल प्रदेश, और इधर गुजरात। ये 4 सीमा इधर लगती है। ठीक, ये सॉरी जब भाई, तो ये हो गया एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन। अब पूछ क्या रहा हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य, आइए हम लिख देते हैं एक चीज। ठीक, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे समझा दूंगा। थोड़ा छोटा कर दूं इसको। ठीक है, ये रहा प्रश्न, ये प्रश्न है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आइए देखते हैं। राज्य को हम 2 आधार पर बांट कर देखते हैं, एक क्षेत्रफल के आधार पर, एक जनसंख्या के आधार पर। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कौन, एक नहीं तीनों में आपको बताऊंगा। 3 सबसे बड़ा राज्य कौन है, और जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल के आधार पर 3 सबसे छोटा राज्य कौन है, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सबसे छोटा राज्य है। आइए डिस्कस करते हैं इस बात पर। पहले हम क्या देखेंगे? सबसे बड़े राज्य। सबसे बड़े राज्य किस आधार पर? सबसे बड़े राज्य आइए देखते हैं। पहले हम तो इधर यहां देखेंगे क्या, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और दूसरा क्या देखेंगे हम, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक, हो गया, 2 हो गया। तो जनसंख्या के आधार पर तो हमारा उत्तर प्रदेश ही भाई इस मामले में सबसे आगे है। नंबर 1 क्या हो गया? जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है जनसंख्या के आधार पर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा? बिहार। ये जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़े राज्य हैं। आइए हम क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं 3 सबसे बड़े राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र दो जगह आ गया, जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। बस बात यही है कि क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे नंबर पर है, जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर। इस बात को आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना कि जनसंख्या के आधार पर कौन सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है। आइए हम चलते हैं, आप कहा देखते हैं, हम क्षेत्र उसके क्या बोलते हैं, सबसे छोटे राज्य आते हैं, देखते हैं। यहां आ जाएगा ना, देख लेता हूं। सबसे छोटे राज्य, आइए देखते हैं जनसंख्या के आधार पर। पहले क्या देखेंगे हम, जनसंख्या के आधार पर देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर, दूसरा क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर। बिल्कुल, आइए तो जनसंख्या के आधार पर कौन हो सकता है बताइए आप लोग। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 क्या है?
सिक्किम, कलर चेंज कर देते हैं हम। नंबर 1 सिक्किम, दूसरा क्या है, मिजोरम है, क्या है, और तीसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आपका तीसरा कौन सा होगा, आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। ये रहे आपकी जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़े सबसे छोटे राज्य। अब आइए हम क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। पहला तो हर किसी को पता होगा, नंबर 1 कौन सा है, आप लोग बताइए नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 पर कौन सा है, हर किसी को पता, नंबर 1 पर है गोवा। दूसरा क्या होगा, सिक्किम होगा, ठीक है, और तीसरा क्या होगा, त्रिपुरा होगा। ये क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य हैं 3। पता हो गया ना आपको। सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हो गए, फिर से देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। और उसके बाद सबसे छोटे राज्य कौन हो गए जनसंख्या के आधार पर, सबसे छोटा सबसे छोटा मतलब सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, सिक्किम में है। फिर उसके बाद कहां पर है, मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखेंगे तो गोवा हो गया, फिर सिक्किम होगा, फिर त्रिपुरा होगा। आइए हम देखते हैं मैप में ये कहां पर है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैप पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मैप कौन सा है। ये देखिए सबसे नंबर 1 पे राजस्थान। राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल के आधार के मतलब क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है। दूसरा क्या था, मैंने बताया था आपको, एमपी मध्य प्रदेश। तीसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, महाराष्ट्र बताया था। ये 3 आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हो गए। अब आइए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देखते हैं कौन सा है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, ये कलर चेंज कर देते हैं इसका। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कौन सा था आपका बताइए, बिहार, हमारा पड़ोसी यूपी और बिहार एक साथ बोला जाता है ना। सबसे छोटे में कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम कहां पर है, सिक्किम ये है, सिक्किम नंबर 1 पर है। कलर चेंज करते हैं। इसको मैं इतना फोकस देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इससे ज्यादा नहीं आएगा। सबसे बड़ा तीन से ज्यादा नहीं पूछेगा। और हाँ, थोड़ा सा अगर याद करना चाहते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर एक और याद कर सकते हैं, कौन सा, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इसको भी याद कर लीजिए आप, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या तो पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे चौथे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद आइए फिर देखिए जनसंख्या के आधार पर फिर दूसरा कौन सा है। पहला तो मिजोरम सिक्किम हो गया, दूसरा कौन सा है, मिजोरम। हमारा मिजोरम कहां पर है, ये रहा हमारा मिजोरम, ये दूसरा हो गया। तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कहां है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर गोवा देखते हैं। गोवा ये छोटा सा यहाँ गोवा है। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। फिर सिक्किम कहां, सिक्किम मैंने ये बताया था आपको। फिर से सिक्किम तरफ बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये रहा दूसरा। तीसरा कौन सा हुआ, त्रिपुरा। त्रिपुरा कहां पर है, ये त्रिपुरा रहा, ये तीसरा। ये आपके 3 ऐसे हो गए। ठीक, आपको राज्य पता हो गए ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल क्वेश्चन पूछा। आइए इसके लिए मैं आपको कई सारे त्योहार बताऊंगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, पोंगल हमारा तमिलनाडु का त्योहार है। तमिलनाडु में। अच्छा, पंजाब में क्या होता है, पंजाब में कौन सा होता है, पंजाब में होता है बैसाखी। और बैसाखी जो होती है ये कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। बैसाखी जो होती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और क्यों, जब फसल कटने के उपलक्ष्य में ये बैसाखी मनाई जाती है। केरल में कौन सा त्योहार बहुत मनाया जाता है, ओणम। मैं भी गया था केरल एक साल, वहां पर बहुत अच्छे से 7 दिन के लिए ओणम होता है। बिहार, और उसके बाद तमिलनाडु में बता दिया पोंगल। बिहार में कौन सा होता है, बिहार में छठ पूजा होता है। कहते हैं छठी मैया वाला एक पूजा होता है बिहार में। तो छठ पूजा जो होता है वो बिहार का होता है। ठीक, आपको पता है पंजाब में बैसाखी, केरल में ओणम, बिहार में छठ पूजा, और पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इतना त्योहार आपको मालूम हो गया। मैं अगले ऐसे लाता रहूंगा आप लोगों को त्योहार, नृत्य, ये सब चीजें करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेशम हमें किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा, रेशम हमें किससे प्राप्त होता है। रेशम तो हर किसी को रेशम का कपड़ा पसंद है। कहते हैं ये रेशमी कपड़ा है, बड़ा मुलायम है। लेकिन ये आप लोगों को मालूम है कि रेशम बनता कैसे है। आप अगर एक रेशम का कपड़ा पहन रहे हैं तो ये समझिए कि आप लाखों जान मार के आप कपड़ा पहन रहे हो, क्योंकि वो रेशम का एक कीड़ा होता है, उसको मार करके बनाया जाता है रेशम। तो किससे होता है, रेशम के कीड़े से रेशम की प्राप्ति होती है। भेड़ के बाल से क्या होता है, आप देखे होंगे भेड़ ना बड़े बड़े उनके बाल होते हैं। उनसे क्या होता है, जो हम ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं ऊन, जो भेड़ से बाल से क्या बनता है, ऊन बनता है।
कपास के पौधे से क्या बनता है? हमारे रजाई के अंदर जो रुई भरी जाती है वो कपास के पौधे से बनाया जाता है। ठीक। जूट से क्या हो, जूट के पौधे से क्या बनता है? जूट को हम क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, इसे नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं हम? जूट के पौधे को। इससे क्या, आप जूट के बोरा देखते होंगे ना, भूरा भूरा सा होता है, वही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो हर किसी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बाघ है। लेकिन भूल के ये शेर और चीता मत मार देना, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, शेर और चीता में। हाथी तो नहीं होगा, ये तो हर कोई नहीं मार के आएगा, तो इसलिए बाघ होता है, टाइगर, इंग्लिश में टाइगर, हिंदी में बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ की फसल, आइए हम पहले समझते हैं कि ये खरीफ है क्या। खरीफ की फसल की होती क्या? फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? फसलें 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी? आइए देखते हैं, पूरा इसका एक हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं अच्छे से। नंबर 1 क्या होता है? रबी। दूसरा क्या होता है? खरीफ। तीसरा क्या होता है? जायद। खरीफ, तीसरा क्या होता है? जायद। ये 3 प्रकार की आपकी फसलें होती हैं। आइए हम इनको देखते हैं, कौन सी फसल कब बोई जाती है, किस मौसम में बोई जाती है, सब कुछ देखते हैं। रबी किसे कहते हैं? रबी जो होती है, जैसे आप गेहूं जानते हैं ना, गेहूं, गेहूं हो गया, चना हो गया, सब जो, तो ये सब होता है। मुख्य फसल क्या है इसकी मुख्य फसल जो है वो आपका गेहूं है। रबी का मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। अच्छा, गेहूं बोया कि कब जाता है? ये तो हर किसी को पता है। गेहूं वही अक्टूबर नवंबर, जब ठंडी शुरुआत होती है, उसी समय गेहूं की बुआई की जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। अच्छा, खरीफ की मुख्य फसल कौन कौन सी है? नंबर 1 धान हो गया। दूसरा क्या होता है खरीफ की? गन्ना हो गया, गन्ना हो गया। तीसरा क्या हो गया? गन्ना के बाद फिर आपका होता है कपास, इसमें हाँ कपास भी होता है। तीसरा कौन सा? सूरजमुखी हो गया। अच्छा, इसमें 2-3 फसल लाओ, इसमें लेते हैं धान, बाजरा। ठीक है, धान हो गया, सॉरी गेहूं, बाजरा, और उसके बाद जौ। ये सब कब फसल की हैं? ये सब आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक। अच्छा, खरीफ फसल बोई कब जाती है, ये बताइए हमको। खरीफ फसल, खरीफ धान कब बोया जाता है? कि जब मानसून आता है तब धान बोया जाता है। और मानसून कब आता है? जून में आता है। तो कब बोई जाएगी ये? जून से जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। बिल्कुल समझ में आया ना। अब तीसरी फसल कौन सी होगी? जायद। जायद जैसे कौन सी फसल होती है? जब गर्मी का मौसम आता है तो होता है क्या, हम लोग ककड़ी, खीरा, तरबूजा, ये सब चीजें खाते हैं ना। इसकी मुख्य फसल कौन सी हो गई? ककड़ी, जैसे तरबूज, और क्या? खरबूज, सब लिख दे रहे हैं। और क्या क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, खीरा, लाओ सब लिख देंगे आज हम। खीरा, ये सब क्या होता है? जायद फसल होती है। ठीक। अच्छा, कब बोया जाता है ये? जब आपका गर्मी शुरुआत होती है, मीन मार्च और अप्रैल में आपका शुरुआत होता है ना गर्मी, मार्च और अप्रैल में आपकी ये फसल बोई जाती है। अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बुआई, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्या? बुआई। अच्छा, कटाई कब होती है ये भी समझ लेते हैं। जब इस फसल की बुआई होगी तब इस फसल की कटाई होती है। समझ में आया ना। ये प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें। समझ में आया ना। अब क्वेश्चन क्या, लगभग आप इसी में आप लोग समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ की फसल, अब आप बता दिए बुआई कब होती। खरीफ कौन सा है? ये है ना, जून और जुलाई। जून और जुलाई में क्या होता है? जब आपका मानसून आता है उसी समय इसकी फसल की बुआई होती है। ठीक है। मानसून कब आता है? यही लगभग आपका जून में आता है। 15 जून को हमारे उत्तर प्रदेश यहाँ मानसून आ जाता है। तो मानसून जब शुरुआत होती तब होती है। अच्छा, ये एक ऑप्शन आपका गलत हो, गर्मी के अंत में, ये गलत है। इसमें लिखो मानसून के अंत में। इसको क्या होना चाहिए था? मानसून के अंत में। आइए लिख देते हैं इसको, मानसून के अंत में। ठीक। मानसून के अंत में। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं हम। अच्छा, सर्दी में क्या होता है? सर्दियों में आपकी गेहूं की बुआई होती है। ठीक है, गेहूं की बुआई होती है। रबी फसल बोई जाती है। कौन सी? रबी। मैं रबी लिख दे रहा हूं ऐसे, बस ठीक समझिए आप लोग।
फिर उसके बाद मानसून के अंत में क्या होता है, जब मानसून आपका चला जाता है तो मानसून के अंत में क्या होता है, मानसून अंत मतलब वही ठंडी जब शुरुआत होती है, तो ये भी रबी कहते हैं, चाहे हम इसको कहें सर्दियों के अंदर चाहे कहें मानसून के अंदर, बात एक ही है। फिर उसके बाद बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में आपकी जायद फसल बोई जाती है, जो जायद होती है ये बसंत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आलू पौधे का कौन सा भाग है। अब आप लोग बताइए आलू कौन सा भाग है। जैसे ये जमीन है आपकी, बोरी बोरी में बना देता हूं जिस तरह आलू होता है, ये आपका जमीन हो गया बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे आलू होते हैं ना, ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना, एक सटे सटे। तो यहाँ एक पौधा होता है ऐसे ऐसे, तो उसमें ऐसे ऐसे पत्तियां बनी होती है ना, ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां बनी होती है ना। ठीक, ये पत्तियां बनी, ये क्या हुआ, पत्तियां बनी हुई हैं। तो आप ये जो आलू आप देख रहे हैं ये क्या दिख रहा है, ये तो जमीन के अंदर है, तो आपको क्या लग रहा होगा ये तो जड़ है, बट ये जड़ नहीं है, ये तना है। आलू क्या होता है, आलू तना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछ रहा है कि पोलियो जो चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पोलियो। तो इसका सिंपल सा था, क्या था, पोलियो को जड़ से मिटाना। ऐसे कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आप ऑप्शन में देखेंगे और सीधा आंसर कर देंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। पोलियो है, पोलियो से मिला, बाकी कोई नहीं। ताकत बढ़ाना, साफ सफाई करना, साफ सफाई के क्या था, स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान चला था, कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, इसमें चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा की कलाएं किसके कारण बदलती हैं। आइए समझते हैं कलाएं क्या होता है। सबसे जरूरी बात है कलाएं। नहीं कहते बहुत कला मत दिखाओ हमसे, ठीक है, हमको सब पता है। कलाएं मतलब ये होता है, आप देखते होंगे चंद्रमा, चंद्रमा कैसे दिखता है, कभी आप देखते हैं चंद्रमा इतना सा पतला, फिर कभी इतना मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उसके बाद पूरा गोल। ये क्या है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये चंद्रमा की कलाएं। ये चंद्रमा की कलाएं, जो छोटा मोटा पतला जो दिखता है, ये क्यों दिखता है, क्योंकि आप मालूम होगा, जैसे आप एक टॉर्च ले लीजिए, पहले एक ऐसे कोई एक मतलब छोटा सा गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा देखते होंगे वो आप मतलब जलता नहीं है खुद से ना, उसमें कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन जब आप उसमें टॉर्च मारते हैं तो देखते हो कि जलने लगता है। ठीक, तो क्या होता है, वो किसके कारण जल रहा है, वो स्वयं तो उसका प्रकाश है नहीं, तो वो किसकी वजह जल रहा है, वो जल रहा है कि आपने जो टॉर्च मारा उसकी वजह जल रहा है। तो उसी प्रकार आपका चंद्रमा है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह है, तो उपग्रह में होता क्या है कि कभी भी उपग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, आप समझ रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो जितने हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर, उतना ही भाग चमकता है। तो उसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो कलाएं, जो ये कलाएं होती है किसके कारण बदलती हैं, तो क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमने से। समझ में आया बात ना, घूमता तो क्या है आपका पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, लेकिन चंद्रमा भी घूम रहा है, तो उसको भी माना जाएगा ना कि सूर्य के चारों ओर चंद्रमा भी घूम रहा है। आई बात समझ में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 प्रश्न लोगों का हो गया, 13वें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसलें जैसे गेहूं चना को क्या कहा जाता है। अब आप लोग बताइए, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था पिछली, अभी इसके पहले मैंने दिखाया था ना कि क्या फसलें कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की, रबी खरीफ और जायद। तो मैंने क्या बताया था, खरीफ कौन फसल होती है जिसमें धान बोया जाता है, ठीक है, उसके बाद सूरजमुखी बोई जाती है, तिलहनी गन्ना बोया जाता है, वो सब क्या खरीफ फसल होती है। इसमें लेकिन क्या कह रहा है, गेहूं और चना। गेहूं और चना में किसने बताया था, मैं आपको बताया था किसमें, रबी में। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर भी सही होता है। ठीक, रबी फसलें में। खरीफ फसलें कौन कौन सी होती है, मैंने क्या क्या बताया था खरीफ फसलों में आप लोगों को। खरीफ फसलें में जैसे मैंने क्या बताया, धान हो गया, ठीक है, धान हो गया, गन्ना हो गया, ये सब हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, सूरजमुखी हो गया, गन्ना हो गया, फिर क्या हो गया, सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी हो गया। ठीक, ये सब जो फसलें होती हैं ये क्या होती है, ये सब खरीफ फसलें होती हैं। जायद फसलें क्या होती है, जायद फसलें मैंने बताया था आपको, लाओ फिर से आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ। जायद फसलें जैसे कि आपका जायद फसलों में ककड़ी बताया था ना, ककड़ी, खीरा,
तरबूजा, तरबूज, ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नकदी फसलें, ये बहुत जानना जरूरी है। नकदी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो सिर्फ मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि अपना उसको उससे व्यापार करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें नकदी फसल। जैसे गन्ना, आपका गन्ना क्या नकदी फसल है ना, उससे क्या होता है किसान बेचता है बाहर चीनी मिल पर, फिर उसके बाद क्या होता है उससे पैसे कमाता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं केवल जो जीविकोपार्जन से ऊपर उठ के जो फसल उगाई उसे क्या बोलते हैं, नकदी फसलें होती हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण आपका गन्ना ही है नकदी फसलों में, ठीक है। और भी फसलें हैं लेकिन ज्यादा उतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने बता दिया ना कि क्या क्या होता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाली खेजड़ी, ये क्या है खेजड़ी, मैंने बताया था खेजड़ी पौधा, एक खेजड़ी का पौधा होता है खेजड़ी। ये देखिए खेजड़ी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसके कारण इसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष अंडरलाइन करते हैं हम, आइए अंडरलाइन करते हैं, राजस्थान का राजकीय वृक्ष। अच्छा राजकीय वृक्ष या किसी राज्य का आप देखते होंगे वहां का राजकीय वृक्ष क्यों बोला जाता है उसको, उसकी कोई खासियत होती है और वो अपने राज्य में विशेष उसकी क्वालिटी होती है, इसीलिए उसे राजकीय वृक्ष घोषित किया जाता है ना। तो पूछ रहा है कि ये जो खेजड़ी का जो पौधा है, देख रहे हैं खेजड़ी का पौधा है जो, इसके राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्यों कहा जाता है? अब बताइए आप लोग क्यों कहा जाता है, मैं बताऊं क्यों कहा जाता है। इसमें क्या होता क्या है, इसका जो पौधा होता है इसकी पत्तियां बहुत कसैली होती हैं और उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कसैली में बहुत ज्यादा कड़वी होती है जिसके कारण इसे कीड़े नहीं लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, समझ में आया? उत्तर नंबर बी आपका सही होता है। कभी कीड़े क्यों नहीं लगते? क्योंकि इसके बहुत कसैले, बहुत इसकी जो तना होता है पत्ते बहुत कसैले होते हैं, इसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अरे भाई पानी की आवश्यकता तो राजस्थान में कहीं उगेगा, राजस्थान थोड़ी मानेगा क्योंकि राजस्थान में पानी की वैसे कमी है। इस पर कभी फल नहीं लगते ऐसी कोई बात, इसकी पत्ते बहुत जहरीली, जहरीली नहीं कसीली होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? कसैली, कसैली होती हैं मतलब कड़वी, जिसे आप कहते हैं क्या, कड़वी होती हैं, समझे भाई, कड़वी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या कह रहा है, जल चक्र के दौरान, जल चक्र के दौरान नदियों और तालाबों का पानी भाप बनकर आसमान में जाता है। पानी के वाष्पीकरण, पानी के वाष्पीकरण की गति किस मौसम में सबसे तेज होगी? अच्छा मैंने बताया था ना कि वाष्पीकरण होता कहाँ है, जब गर्मी पड़ती है पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के साथ वो भाप के रूप में ऊपर उठता है, किसके साथ? हवा के साथ। तो जो हवा के साथ ऊपर उठ रहा तो क्या बनता है? वाष्पीकरण होता है। और कब उठता है? जब पानी गर्म होता है। तो अब आप लोग बताइए वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कब कब होगा? बताइए बसंत में होगा, सर्दी में, या बरसात में? सबसे ज्यादा जब गर्मी का मौसम होगा तभी आप देखते हो गर्मी के मौसम में तालाब वालाब सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि पानी जो होता है वो वाष्पित हो जाता है, जो उसमें पानी होता है वहां का सारा पानी वाष्पित हो जाता है तो गर्मी के कारण। तो इसी वजह से किस गर्मी के मौसम में, बसंत ऋतु में नॉर्मल मौसम होता है, सर्दी के मौसम में वाष्पित नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है। असम में बाढ़ आने पर या जंगलों में पेट्रोलिंग, पहली बात समझेंगे पेट्रोलिंग होती क्या है, बात क्वेश्चन पेट्रोलिंग करने के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा किस भारी और बड़े जानवर, भारी और बड़े, पहले यही पकड़ लीजिए, भारी और बड़े जानवर का उपयोग किया जाता है? बताइए हमको। पहली चीज तो असम में बात कह रहा है, उसके बाद कह रहा है पेट्रोलिंग। पहली बात समझते पेट्रोलिंग होता क्या है। पेट्रोलिंग जिसे आप गश्ती करना जानते हैं, गश्त करना, या फिर उसके बाद घूमना, या किसी चीज की तलाश में या किसी चीज को जानने के लिए निगरानी करना, शुद्ध हिंदी में निगरानी करना। पेट्रोलिंग करना का मतलब तो निगरानी करना। तो जब वहां असम में बाढ़ हो जाती है तो वहां पर लोग जो सुरक्षा कर्मी होते हैं निगरानी करते हैं, निगरानी करने के लिए कि कौन बाहर बह गया, कौन बचा हुआ है, कहाँ किसका घर बह रहा है, क्या चीज हो रहा है, ये सारी चीजें वो जानने के लिए क्या करते हैं, वहां की निगरानी करते हैं। तो कह रहा है कि वो किस भारी जानवर का प्रयोग करते हैं, ये बताइए किस भारी जानवर का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर जो होता है, जो हाथी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है, ऊंट का नहीं, घोड़े का नहीं, गधे का नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भूकंप के समय जब समुद्र के नीचे की जमीन हिलती है, बात पकड़िए, भूकंप, पहला शब्द भूकंप के समय कहाँ की? समुद्र के नीचे की, ठीक, मैंने पकड़ा। हिलती है तो तटों की तरफ बढ़ने वाली विनाशकारी लहरों की चेतावनी को विज्ञान में क्या कहा जाता है? अब बताइए हमको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो क्या होता है
कि पानी जो होता है वो बहरे निकलती हैं, बाहर निकलती है। ये तो कह रहे हैं ना, जमीन हिलती है, जमीन हिलती कहाँ, समुद्र की जमीन जो हिलने लगती है और तटों की तरफ उसको पानी बाहर निकले, विकास विनाशकारी जो है लहरें निकलती हैं, लहरें विनाशकारी लहरें बहरे निकलती हैं। तो जब विनाशकारी लहरें बाहर निकलती हैं तो वो उसमें एक चेतावनी जारी की जाती है। चेतावनी में क्या होता है, ये कहा जाता है कि भाई साहब अब आप लोग सुरक्षित हो जाइए, नहीं तो इस बाढ़ की चपेट में आप लोग आ सकते हैं। तो चेतावनी जारी की जाती है। उस चेतावनी को क्या कहा जाता है? पहली चीज तो आप अगर प्रश्न का मतलब समझेंगे तभी जान पाएंगे, मतलब जैसे समझेंगे तुरंत उत्तर निकल आएगा। तो कह रहा भूकंप के समय जब समुद्र नीचे, पहली बात ये समझिए कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं सुनामी। आपका उत्तर यहीं से निकल गया, एक लाइन आपने पढ़ा वहीं से उत्तर आपका आ गया, बाकी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, विनाशकारी क्या कैसे कुछ नहीं। भूकंप के समय जब समुद्र के नीचे जमीन हिलती है, मतलब भूकंप जब समुद्र में जब भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं? सुनामी। बस आपका उत्तर ही से हो गया। तो सुनामी आती है उस समय मतलब चेतावनी जारी की जाती है, कहा भैया सुनामी आने वाली है, सुनामी आ गई है, आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। अच्छा, चक्रवात क्या होता है? कभी आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि एक टब लिए होंगे ना, टब में पानी भरा होगा, तो उसको बीच में हाथ से ऐसे 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 नचाइए, देखिए क्या होता है, पानी बाहर तरफ तेज से भागता है ना। तो क्या होता है, वहां वायुदाब उच्च मतलब निम्न वायुदाब बनता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब बनता है तो फिर उसकी उस वजह से पानी जो है घूमना शुरू हो जाता है और इतना भयानक तूफान आता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, जब समुद्र में तूफान आए तगड़ा तो क्या होता है, उसे चक्रवात कहते हैं। और जो जमीन पे तगड़ा तूफान आए तगड़ी, उसे क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। और ये क्यों कहा जाता होता है? जब वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं और काफी गति से चलती है तभी होता है। अच्छा, लू क्या होती है? लू क्या होती है, पहले आप बताइए लू क्या होती है? लू लू को कहते हैं क्या नाम, जिसे लू किसे कहते हैं? इस लू को कहीं कहीं पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं लू कहा जाता है, कहीं चिनूक कहा जाता है, कहीं कुछ भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। लू गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाएं, ठीक, उन्हें लू कहते हैं। क्या होता है, आइए लिखते हैं। गर्मी के मौसम में तेज चलने वाली गर्म हवाएं, तेज चलने वाली गर्म हवाएं, इसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना? लू क्या कहते हैं? सुनामी किसे कहते हैं? चक्रवात किसे कहते हैं? बवंडर किसे कहते हैं? इसको बताएंगे ना, समुद्र में जब भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर जब चक्रवात मतलब कि बवंडर मतलब तेज गति से हवाएं चलती हैं उसे चक्रवात कहते हैं। बवंडर जो जमीन पे चलता है, हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उल्लू की आंखों की बनावट में ऐसी क्या विशेषता होती है? उल्लू कहते हैं भाई उल्लू हो जो रात में जागते हो, उल्लू जो होता है उसकी खासियत होती है वो रात भर जागता, रात में अच्छी तरीके से वो देख लेता है। तो वो क्यों देख लेता है भाई, उसकी क्या विशेषता होती है जिसके कारण वो रात के अंधेरों में भी चूहों का शिकार आसानी से कर लेता है? किसको? चूहों, मतलब सिर्फ चूहा नहीं, उल्लू जो होता है वो रात में अपना शिकार आसानी से कर लेता है, अच्छे से पकड़ लेता है। क्यों, क्या रीजन है उसका? उसके मतलब हम जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को रात में दिखता है? नहीं दिखता ना, लेकिन कुछ जानवर होते हैं और पक्षियों होते हैं, पक्षियों में खासकर उल्लू चमगादड़ ऐसे होते हैं जिनको रात में काफी अच्छे से दिखता है। वो क्यों दिखता है? तो उनके आंख के अंदर एक रॉड सेल पाई जाती है, रॉड सेल, कोशिकाएं, इसमें सेल बोलते हैं, ठीक है, रॉड सेल बोलते हैं। तो ये जो रॉड सेल पाई जाती है उसी की वजह से जो है वो रात में देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। वो उसकी आंखें सीधे नहीं भाई, दोनों तरफ नहीं होती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बहुत छोटी नहीं, जो छोटी हो तो देख ही नहीं पाएगा। वह केवल दिन में देख सकता नहीं, दिन में नहीं देखता, रात में अच्छा देखता है वो। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, ठीक, का मुख्य कार्य क्या है? कभी आपने देखा होगा ये बैकबोन जो हम लोगों का है, इसका काम क्या है? इसका किस लिए मतलब क्या इसका फायदा है? कभी आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा ना, जो बूढ़े हो जाते हैं काफी, जैसे आपके दादा दादी ऐसे होंगे ना, गांव में दादा दादी होंगे, तो ऐसे झुक के चलने लगते। क्यों चलने लगते हैं झुक के? उनका एक रीजन है, जो ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ये जो है कमजोर पड़ जाती है। तो इससे आपको पता क्या चला, जब कमजोर पड़ गई तो क्या वो झुक गए। तो इसका मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये जो होता है आपको सीधा खड़ा करने का काम करती है। जैसे आज मैं सीधा खड़ा हूं यहाँ पर,
तो क्यों खड़ा हूं? मैं अपनी रीढ़ की हड्डी से ही खड़ा हूं। और एक चीज और होता है, एक जो तंत्रिका तंत्र होती है, हमारे मस्तिष्क का जो संदेश जो होता है, जो हमारे पूरी शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं उनका जो संदेश पहुंचाता है वो रीढ़ की हड्डी के बगल से लगा होता है, वही हमारे मस्तिष्क से सारा संदेश पहुंचाता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्या होगा? शरीर को सीधा खड़ा होने में मदद करना और तंत्रिका तंत्र की रक्षा करना, यही आपका उत्तर होगा। शरीर में खून बनाना, शरीर में खून कौन बनाता है? अस्थि मज्जा बनाता है। कौन बनाता है? अस्थि मज्जा का काम होता है शरीर में खून बनाना, ठीक है। फेफड़ों तक हवा पहुंचाना, फेफड़े तक हवा जो है पहुंचाते हैं, पूरा ये हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फेफड़ों को हमारे हवा पहुंचाते हैं। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन को, फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को अलग करता है, पूरा खून के साथ उसको प्रभावित करता है, मतलब खून जो है ऑक्सीजन प्रभावित करता है। भोजन को पचाना, भोजन क्या होता है? भोजन मुख से पचना शुरू होता है, दाल ग्रंथि से, दाल ग्रंथियां जो उसको पहले सबसे पहला प्रोसेस कहाँ? मुंह में शुरू होता है, फिर आहार नाल में, फिर उसके बाद कहाँ? फिर आपके आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर उसके बाद खत्म। ये पूरा भोजन का प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नींबू का स्वाद खट्टा होता है और करेले का स्वाद कड़वा होता है। आप लोगों ने खाया होगा ना नींबू? नींबू तो हर कोई पानी में घोल के पीता है, या ऐसे ही कभी मुंह पे गिराया होगा ना मजा लेने के लिए। तो नींबू का स्वाद आप लोग क्या कहते हैं? खट्टा। देखते हैं नींबू का स्वाद खट्टा होता है ना, काफी ज्यादा खट्टा होता है। और करेला, करेला कुछ लोग करेला खाते ही नहीं है, कहते हैं बहुत कड़वा करेला है, मजा नहीं आता है, लेकिन मैं खाता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, अगर अच्छा बन गया तो। करेले का स्वाद कड़वा होता है, ठीक। और कह रहा है कि हमारी जीभ का कौन सा भाग कड़वे, पूछा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक। कड़वे स्वाद को पहचानने के सबसे संवेदनशील है, कौन सा भाग कड़वा? बताइए। आइए हम समझते हैं पहले जीभ का कौन सा हिस्सा जो है वो कैसा होता है। ये रही हमारी जीभ, मैंने बना दिया, ऐसी जीभ होती है ना। आगे देखते हैं। उसके बाद जीभ वही, एक हिस्सा इसका ये होता है, एक हिस्सा इसका ये होता है, एक हिस्सा इसका ये होता है, एक हिस्सा होता है। तो सबसे आगे क्या होता है बताइए? सबसे आगे मीठा भाग होता है। क्या होता है? इससे हम मीठा को चखते हैं। फिर क्या होता है? सबसे पीछे क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक। बगल में क्या होता है? इधर नमकीन और खट्टा, नमकीन और खट्टा। इधर भी वही होता है, क्या होता है? नमकीन और खट्टा, यही इसका, देख लीजिए। सबसे पीछे क्या होता है? कड़वा, सबसे आगे मीठा। आप जब चीनी खाएंगे कभी चीनी को आप ऐसे निगल लीजिए, आपको एहसास ही नहीं होगा आपने चीनी खाया। ऐसे देखिए पीछे और निगल कभी अंदाजिए, लेकिन जैसे आप यहाँ आगे रखे और थूक दीजिए तो क्या होगा? तो पता चल जाएगा ना, अरे बहुत मीठा है। तो आगे जो आपकी टिप होती है ये वाली, इससे मीठा पता चलता है। फिर उसकी जो सबसे लास्ट वाले में कोई भी कसैला दवाई वही देते हो, बहुत अंदर करके खाई जाती है, और कभी खोल खा लिए तो समझ लीजिए कि कुछ देर तो एकदम सिर तो घूम जाएगा, क्या खा लिया यार, हटाओ। फिर उसके बाद नमकीन और खट्टा, जो बगल बगल जीभ के बगल वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये नमकीन और खट्टा बताता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है कि कड़वा स्वाद की पहचान के लिए संवेदनशील है। कौन है कड़वा? कड़वा कहाँ होता है? सबसे पीछे। तो कौन होगा? जीभ का सबसे आगे वाला भाग? नहीं भाई, सबसे आगे वाला भाग क्या मीठा बताता है? जीभ का सबसे पीछे वाला भाग, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। जीभ के दोनों किनारे नहीं, जीभ के नीचे वाले भाग में है, जीभ के नीचे वाले भाग में, अच्छा नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी वही होगा, जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आज के लिए आप लोगों का होमवर्क। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसका आप लोगों को हमको आप उत्तर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा क्या होगा। चींटियां एक दूसरे के पीछे सीधी रेखा में चलती हैं, कभी आपने देखा होगा ये जो चींटियां होती है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलती है ना। फिर क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति, मैंने भी कई बार मजाक में ऐसे किया, ऐसे डंडी लिया हूं ऐसे रख दिया हूं उस पर, तो क्या होती है वो अपने रास्ते से चेंज कर देती है। जैसे मान लो चल रही है तो यहाँ रख दूंगा तो फिर वो ऐसे यहाँ से चलते चलते इधर मुड़ जाएगी, ऐसे आप रख दीजिए। क्यों ऐसा करती हैं? उंगलियां रखने पर उनका रास्ता रोक दें तो वो रास्ता बदलने के बाद फिर से एक दूसरे के पीछे आ जाती है, ऐसे फिर पीछे आ जाती है ना। किस केमिकल को सूंघ कर करती हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनको पता है, उनके आंख नहीं है वो चल गए, वो एक केमिकल से पहचानती हैं कि हमारे बिरादरी के लोग किधर जा रहे हैं, तो अपनी बिरादरी से वो मिलने के लिए उसी रास्ते चली जाती है ऐसे घूमते घूमते। तो तो क्यों चलती हैं? वही पूछ रहा, क्या ऑक्सीजन छोड़ती हैं वो, या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो पूरे चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, हम नहीं बताएंगे। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, एक को बता दिया हूं। अब बताइए पानी
ग्लूकोज, अभी पानी भी नहीं होगा, इतना मैंने बता दिया। अब 2 में आप उत्तर लगाइए, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। बाकी आप लोगों का 12 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद ये 499 रुपए की प्राइस रखी हुई है। आप लोग फिर उसके बाद मान लिया कहीं से कोर्स आप ले लिए हो तो फिर प्रैक्टिस सेट जरूरी है, प्रैक्टिस सेट आप जरूर अभी से करते रहिए, अभ्यास करते। एक प्रैक्टिस सेट का 2 से 3 बार आप जरूर अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न जितना लगाएंगे उतना बेहतर ही आप अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस करेंगे। परफॉर्मेंस जितनी बेहतर होगी आपकी, उतने ही आपका अच्छा रिजल्ट होगा। अभी कहने का मतलब मेरा, अभी जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका यहाँ होगा तो एग्जाम हॉल में उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। इसलिए आप मेहनत से अभी से लग जाइए, प्रैक्टिस से डेली लगाइए, बल्कि एक प्रैक्टिस से ज्यादा नहीं, उसी प्रैक्टिस 2 से 3 बार लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए। और सभी अभिभावकगण से मेरा अनुरोध है सभी से कि आप उनको बच्चों को जो है अच्छे से उनको साथ बैठिए, अपना थोड़ा सा काम को डिले करिए और उन्हें जो है गाइड करिए। 1-2 घंटे आप अपने बच्चों के लिए समय दीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, अगर एक बार सिलेक्शन बच्चे का हो जाता तो फिर सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत कुछ सीख के आगे आएगा वहां से और जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए दीजिए विदाई। थैंक यू, धन्यवाद।